मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। मैंने आज अपना यूट्यूब चैनल आर्ध अर्थशास्त्री बनाया है और मेरी कोशिश होगी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं या डिफरेंट एक्शन रिएक्शंस जो हैं उनका इंडियन इकॉनमी पर किस ढंग का प्रभाव पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से एनालिसिस करूंगा। मेरा अपना व्यू पॉइंट होगा और आज मैं फर्स्ट अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसे अपलोड भी कर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे सहयोग दें, मेरा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं। और आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरा आज का टॉपिक है, अभी हाल का है लेटेस्ट, फॉरेन रेमिटेंस। अभी आरबीआई का डाटा रिलीज़ हुआ 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस आया है। 135.46 बिलियन डॉलर, 135.5 बिलियन डॉलर के करीब, तकरीबन ये 11-12 लाख करोड़ बनता है। और ये पिछले साल से 2024 से 14% अधिक है। और आप देख लीजिए, एक बहुत फास्ट ग्रोथ है फॉरेन रेमिटेंस की। और पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फॉरेन रेमिटेंस होती क्या है। देखिए, जैसे हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो इसलिए कि वो कमाएं, या तो वो इंडिया में रहकर कमाएंगे या वो विदेश जाएंगे। जब विदेश जाकर वो पैसा इंडिया में भेजते हैं, घर के खर्चे चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, कोई व्यक्ति अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूएई में, दुबई में, कहीं भी है, जब वो इंडिया में पैसे कमा के बचा के भेजता है, उसे हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। अब ये फॉरेन रेमिटेंस लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, हमें तकरीबन 4-5 देशों से सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है। उसमें फर्स्ट है यूएसए। यूएसए से तकरीबन 32 से 35 बिलियन डॉलर फॉरेन रेमिटेंस इस बार आया है। और दूसरा है यूएई, इंग्लैंड है, यूके, फिर सऊदी अरबिया है और सिंगापुर है। ये 5 कंट्री से सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस आता है। अब फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा क्यों आया इस बार? 14% ग्रोथ कोई कम नहीं होती। इसका एक रीज़न जो मुझे समझ आ रहा है, वो एक तो वहाँ की इकोनॉमी अच्छा काम कर रही हैं, दूसरा हमारे यहाँ के जो लोग हैं हाई टैलेंटेड हैं और वो वहाँ उनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह पर हुई है, उनके पैकेजेस अच्छे हैं। और थोड़ा ट्रम्प के आने के बाद जो एक्सचेंज रेट था, मतलब रुपए देकर जो हम डॉलर खरीदते थे, उसमें हमारे रुपीस में डेप्रिसिएशन आया था। पहले ये 85 रुपीस का $1 था और ये डेप्रिशिएट होते होते 89 तक पहुंच गया। तो जिनके पास डॉलर पड़े थे उन्होंने वो इंडिया में भेजे। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति $1 लाख इंडिया में इस डेप्रिसिएशन में भेज देता है, तो पहले उसे 85 लाख रुपए मिल रहे थे, फिर डेप्रिशिएट हुआ 89, 88, 89 पर पहुंचा, तो 3-4 लाख रुपए उसे ज़्यादा मिले। ये भी एक कारण है। इकोनॉमी वहाँ पर अच्छे काम कर रही है, दूसरा ये रीज़न है। अब इस अगर कोई कल को दिक्कत आती है कि क्या ये इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस बढ़ता रहेगा या नहीं, तो इसमें मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एक ट्रम्प इफेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि जैसे ट्रम्प ने बोला कि मैं 5% फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स लगाऊंगा, तो अब वो फिर कम हुआ और अब ये 1% लगाने जा रहे हैं। अगर 1% तक लगता है तभी ये इफेक्ट करेगा। अगर कल को इन्हीं इकोनॉमीज़ में किसी तरह से रिसेशन आता है, तभी हमारे फॉरेन रेमिटेंस पर असर पड़ेगा।
परंतु अगर पीछे का डाटा अगर हम देखें 2014 से लेके 2017-18 तक देखें तो ये तकरीबन 69, 67, एक बार 2016-17 में $61 बिलियन, तो ये इस बीच में ही रहा है, मतलब 65-70 बिलियन के बीच रहा है। उसके बाद $76 बिलियन गया, और इवन कोरोना पीरियड में भी ये $80.2 बिलियन रहा, और 2021 में ये फिर बढ़ने शुरू हुआ, और 2022 से 2025 तक इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ ली है, बहुत तेज़ी से रेमिटेंस इंडिया में आया है। अगर देखिए आज से हम 15-20 साल पहले की बात करें तो चाइना में फॉरेन रेमिटेंस नंबर, चाइना नंबर 1 होता था, इंडिया नंबर 2 होता था, फिर इंडिया नंबर 1 हो गया और चाइना नंबर 2 हो गया, और आज की पोजीशन क्या है? इंडिया नंबर 1, मैक्सिको नंबर 2, चाइना नंबर 3 पर, फिलीपींस नंबर 4 पर, और इजिप्ट नंबर 5 पर है। चाइना नंबर 3 पर पहुंच गया है। अब ये देखिए इंडिया में क्या क्या ये अचीवमेंट हुआ है। इस साल 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो फॉरेन रेमिटेंस आया है वो इतना है जितना हमारे पास इसी पीरियड में जो एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत हमारी इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत है और अच्छी बात है। देखिए फॉरेन रेमिटेंस को अगर आप ये पिछली ये 4th क्वार्टर का ले 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है, $13.5 बिलियन सरप्लस में रहा है। आमतौर पर ये डिफिसिट में होता है। डिफिसिट में क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादातर, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये थोड़ा सा टेक्निकल है परंतु मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। अब इंडिया की दिक्कत ये है कि हमें क्रूड ऑयल 85% इंपोर्ट करना पड़ता है। सोना हमें 600 टन से लेके 900 टन के बीच इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह अदर गुड्स हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी इसी तरह है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा ही इंडिया के नेगेटिव में गया है, मतलब ये हमेशा ही हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ हमारा सर्विसेज में एक्सपोर्ट जो है, इसमें शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर्स आ जाती हैं, तो इनका एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से हमेशा ही हमेशा नहीं मैं बोल सकता हूँ, परंतु लगातार बहुत तेज रफ्तार से ये बढ़ रहा है। अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स मामूली से $1 बिलियन कम हुए, परंतु इंपोर्ट्स, ये जो आपका सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, वो उसमें ग्रोथ रेट अच्छा रहा है। तो हम, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं उसमें हम गुड्स का एक्सपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट और अदर ग्रांट्स, फॉर रेमिटेंस, ये सारा हम, या जितनी भी प्राइवेट ट्रांसफर्स हैं, हम सारा इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में। और साथ में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और जो यहाँ से ग्रांट्स जाती हैं, यहाँ से भी जो रेमिटेंस होती है, जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, नेपाल का व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है तो नेपाल को पैसा भेजेगा। अगर मान लेते हैं किसी और कंट्री का व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है, वो अपने देश को भेजेगा। इस ढंग से जो प्लस माइनस करके जब हम देखते हैं तो हमारा उसके बाद बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। तो जो फॉरेन रेमिटेंस है, इसको ये याद रखना है, फॉरेन जो रेमिटेंस है इससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में लेते हैं। तो इस बार बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। आज मेरा ये टॉपिक था फॉरेन रेमिटेंस पर। फ्यूचर में मैं पॉपुलेशन पॉलिसी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, क्या पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, फ्यूचर में क्या होगा, इस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप मुझे अपना सहयोग दें। धन्यवाद।